नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से इस साइंस क्लास में। देखो बच्चों, बहुत दिनों के बाद हमारी आज क्लास स्टार्ट हो रही है वापस। हमारा जो 12th क्लास का बायोलॉजी का यहाँ पे जो आपके 6 नंबर चैप्टर चल रहा था, ठीक है। इस 6 नंबर चैप्टर को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस 6 नंबर चैप्टर का नाम है आपके पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पादपों में जो आपके जल का अवशोषण होता है वो कौन कौन से मार्गों के द्वारा होता है, जिसमें इससे एक हमारा मार्ग था उसमें सिम्प्लास्ट, ठीक है। कौन सा था आपके सिम्प्लास्ट था। इसके बाद सेकेंड नंबर था आपके एपोप्लास्ट, फिर कौन सा था आपके एपोप्लास्ट मार्ग था। और नेक्स्ट जो आपके थर्ड नंबर लास्ट में जब पार्ट था वो था आपके रसदानीय पथ। कौन सा था आपके रसदानीय पथ, ठीक है। इन तीन भागों के द्वारा पादपों में जल अवशोषण होता था। कि जो जड़ होती थी, जैसे कि ये आपकी जड़ थी, ये मान लो जड़ का भाग था, ठीक है। तो ये आपके बाहर की ओर यहाँ पे क्या थी, आपकी मृदा थी, मृदा में यहाँ पे जल था। तो मृदा से जल आप जड़ों में, ये मान लो जड़ का मैं बड़ा पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके मान लो जड़ में आपके ये यहाँ पे बीच में जाइलम की कोशिकाएं हैं। तो जाइलम की कोशिकाओं में आपके तीन मार्गों के द्वारा जल का परिवहन होता था, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और आपके रसदानी पथ। आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि जो जल का अवशोषण है, इस जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, किसको पढ़ने वाले हैं आपके जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। प्रभावित करने वाले कारक, कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो देखना स्टूडेंट, इसमें आपके जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से आपके चार हैं। सबसे पहला जो भाग इसमें वो हो जाएगा आपका प्राप्य मृदा जल, ठीक है। प्राप्य मृदा जल, तो प्राप्य मृदा जल है क्या, इसमें ये समझना आप पहली बात। तो अब देखो, मृदा में उपस्थित जो भी आपके कुल जल होता है, उस कुल जल को पौधे क्या कर पाते, आपके उपलब्ध नहीं कर पाते। तो मृदा में उपस्थित सभी प्रकार का जो भी कैसी के जल है, गुरुत्व जल है, हमने स्टार्टिंग में जल के प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। वो आपको पता रहना चाहिए अब कि सभी प्रकार का कुल जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। इसमें से क्या होता है कि कुछ जल ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है, कुछ जल ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। कुछ जल ही पौधों को उपलब्ध हो पाता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था, आपको पता हो तो, है ना, कि कुल जल होता है वो कुल जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे कि मृदा में मान लो 100% जो आपके पानी है, इस 100% का पानी का वापस आपके जो पादप होते हैं वो अवशोषण नहीं कर पाते। इस 100 में से ध्यान रखना, या तो आपके 20% या फिर आप 40%, इससे ज़्यादा आपके पादप अवशोषित नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ जल होता है वो मृदा की अत्यधिक गहराई में भी होता है। और जो जल का अवशोषण क्या जाता है, वो अवशोषण होता है सिर्फ और सिर्फ आपके केशिकीय जल के द्वारा। कौन से जल के द्वारा, केशिकीय जल का अवशोषण कर सकते हैं, ठीक है। केशिकीय जल का अवशोषण कर सकते हैं। जो पादप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से जल का अवशोषण कर सकते हैं, आपके केशिकीय जल का अवशोषण कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जल होता है उसका अवशोषण नहीं कर पाते। अब देखो, जब मृदा में इसकी क्षेत्र क्षमता अथवा जल धारण क्षमता तथा स्थायी म्लानी प्रतिशतता के क्षेत्र में, यहाँ पे हम बात करते हैं एक तो किसकी, यहाँ पे बात हो रही है आपकी एक तो क्षेत्र क्षमता की। किसकी बात हो रही है, क्षेत्र क्षमता, या फिर हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं क्षेत्र क्षमता को जल धारण क्षमता, कि उस मृदा की जल धारण क्षमता कितनी, इसके आधार पर भी आपके जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है जल। जैसे कि ये मान लो आपके पादप है, ये पादप की जड़ है, ठीक है। ये क्या आपके पादप की जड़ है, ये लो आपके पत्तियां बना दी इधर, ये पादप की जड़ हो गई, ये पादप की पत्तियां हो गई। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे बात की हमने क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता। मान लो इस मृदा, जो मृदा है यहाँ पे, ठीक है, इस मृदा की जल धारण क्षमता मतलब जल को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो आपके कम है, तो पादपों को भी जल कम मिलेगा क्योंकि मृदा में जल भी कम है। अगर मान लो इस मृदा की जल अवशोषण की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, तो आपको पादपों को भी जल क्या मिलेगा, आपके ज़्यादा मिलेगा। आई बात समझ में। इसीलिए यहाँ पे क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता भी क्या होती है आपके, कि जल अवशोषण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, इसमें ध्यान रखना आप स्थायी म्लानी प्रतिशतता। अभी ये हम आपके प्राप्य
जो प्राप्य मृदा जल है इसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। स्थायी म्लानी प्रतिशतता, स्थायी म्लानी प्रतिशतता, स्थायी म्लानी प्रतिशतता। अब यहाँ पे ये समझना कि स्थायी म्लानी प्रतिशतता है क्या। एक बार मेरी बातों पे आप ध्यान देना कि स्थायी म्लानी प्रतिशतता है क्या, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखो स्थायी म्लानी प्रतिशतता की बात करें। म्लानी मतलब होता है आपके मूर्जान। क्या होता है? मूर्जान। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपके पादप हैं, ये पादप के आपके पत्ती एक, ठीक है। चलो 2 पत्तियाँ बना देते हैं, ये लो पादप की पत्तियाँ बनाती, ठीक है। पादप की पत्तियाँ बन गई यहाँ पे। अब ये पादप की पत्तियाँ कुछ समय बाद में मान लो मुरझा जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी पादप की पत्तियाँ क्या हो जाती, ये पादप की पत्तियाँ आपके मुरझा जाती है। ये मान लो पादप की पत्तियाँ प्रथम बार कब मुरझाई जाती है, प्रथम बार कब मुरझाई जाती है, ये मेरी बात समझना कि पादप की जो पत्तियाँ बनाई है, ये पादप की पत्तियाँ आपके पहली बार क्या बोला है मैंने, पहली बार जब मूर्जान प्रदर्शित करती, मूर्जान मतलब मूर्ना इसका, ठीक है। ये जब मुरझा जाती है पत्तियाँ, ठीक है, पहली बार जब मूर्जान प्रदर्शित करती है, मूर्जान प्रदर्शित करती है तो इसे स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहते हैं। बस म्लानी से ध्यान रखना, मूर्जान। स्थायी मतलब पहली बार कब पत्तियां मूर्जान प्रदर्शित करती है, वो आपकी क्या कहलाती है? स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहलाती है। तो एक जल धारण क्षमता की भी हमने बात कर ली कि जैसे कि मृदा है, गुरुत्व जल के कारण जल कितना अंदर अवशोषित किया गया, वो आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे जल धारण क्षमता कहलाता है। जबकि स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या होती है कि जब पादप की पत्तियां वो पहली बार कब मूर्जान प्रदर्शित करती है, वो आपके क्या कहलाती है? यहाँ पे स्थायी म्लानी प्रतिशतता कहलाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया आपका यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर पॉइंट, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पॉइंट की बात करते हैं कि सेकंड नंबर पॉइंट क्या हमारा, तो सेकंड नंबर पॉइंट आपके मृदा का वातन। सेकंड नंबर पॉइंट क्या आपके? मृदा वातन। वातन का मतलब है बच्चों यहाँ पे वायु। क्या है? वायु। वायु मतलब इस मृदा के अंदर, ये मान लो मिट्टी है, मिट्टी के कण मान लो थोड़े थोड़े दूर है, तो इसके अंदर वायु आसानी से इंटर कर सकती है। तो वायु इंटर करेगी तो इसके जल अवशोषण की क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अच्छे वातन वाली, मतलब जो मृदा होगी वो कैसी होनी चाहिए आपके, यहाँ पे दोमट मृदा में जल अवशोषण पर्याप्त होता है। कौन सी मृदा में? आपके दोमट मृदा में, ठीक है। दोमट मृदा में जल अवशोषण अच्छी प्रकार से होता है। अच्छी प्रकार से मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छी प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दोमट मृदा में जल अवशोषण क्या होता है? आपके अच्छी प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम ध्यान में रखना यहाँ पे, ये तो हो गया सेकेंड नंबर पॉइंट। अब देखो जो थर्ड नंबर पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कि थर्ड नंबर पॉइंट कौन सा है? मृदा का तापमान। क्या हो जाएगा? मृदा का तापमान। अब देखो मृदा के तापमान को किस प्रकार याद रखना। हमारे पास मान लो ये खेत है हमारे पास, ठीक है, और इस खेत में ये लो आपकी मिट्टी डाल देते, ये आपकी मिट्टी डाल दी, यहाँ पे मिट्टी डाल दी। अब देखो मिट्टी डाल दी यहाँ पे, मान लो इस मृदा का तापमान आपके 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो भी जल होगा मृदा से वाष्प के रूप में क्या होगा? आपके ऊपर उड़ जाएगा। जो भी मृदा में जल होगा वो वाष्प के रूप में क्या होगा? आपके ऊपर उड़ जाएगा। तो अधिक तापमान भी सहन नहीं कर सकती मृदा। मान लो मृदा का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो पानी क्या होगा? जड़ों द्वारा अवशोषित भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे एक प्रकार से आपके हिम कणों के रूप में इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ना तो आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ना तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और ना ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। हम बात करें यहाँ पे एकदम अच्छी प्रकार के जो फसल होते हैं उनके लिए, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली हम देखते हैं जहाँ पर वहाँ पर आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी तापमान मिलेगा, वहाँ पर भी फसल उगाई जा सकती है। लेकिन एकदम अनुकूल परिस्थितियों की बात की जाए तो अनुकूल परिस्थिति आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए आपके मृदा का तापमान। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पे सेकेंड नंबर हो गया मृदा वातन, थर्ड नंबर हो गया मृदा का तापमान और आपके फोर्थ नंबर यहाँ पे मृदा विलयन की सांद्रता। क्या हो जाएगा?
मृदा विलयन की सांद्रता। अब देखो मृदा विलयन की सांद्रता क्या है बच्चों, यहाँ पे इस बात को समझना। आपके पास यहाँ पे मान लो एक मिट्टी है, यहाँ पे मान लो इस ग्लास में हमने मिट्टी ली, ठीक है, ग्लास में क्या लिए हमने, मिट्टी ली है। अब देखो मृदा में खनिज लवणों की अधिकता से विलयन की सांद्रता क्या हो जाती, उच्च हो जाती। अब मान लो इस मिट्टी में खनिज लवण यहाँ पे ज़्यादा है, ये लो, ये मैं एक बार यहाँ पे खनिज लवण बना देता हूँ, ठीक है, ये खनिज लवण है, इसमें क्या है, खनिज लवण। एक हमारे पास ये ग्लास है, इस ग्लास में जो मिट्टी है यहाँ पे मान लो इसमें खनिज लवण के आपके कम है, ये लो 3 ही खनिज लवण है, जबकि इसमें 7-8 ऐसे मान लो खनिज लवण, इसमें आपके 8 खनिज लवण है, इसमें कितने आपके 3 खनिज लवण है। तो खनिज लवण इसमें अधिक है तो इसकी सांद्रता भी कैसी हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। इसमें खनिज लवण कम है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, आपके कम हो जाएगी। अब इसमें सांद्रता अधिक तो इसमें पानी क्या होगा, आपके कम होगा। इसमें सांद्रता कम तो इसमें पानी क्या होगा, आपके ज़्यादा होगा। तो पानी ज़्यादा किसके अंदर है आपके बेटा, यहाँ पे कम सांद्रता वाले विलयन में। जैसे कि हमारे पास एक ग्लास है यहाँ पे, ठीक है बेटा, क्या है, ग्लास। अब ग्लास में अगर हम पानी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो इस ग्लास में आपके 2 ग्लास है, दोनों में 1-1 लीटर क्या है, पानी, ठीक है। इस ग्लास में हमने यहाँ पे 200 ग्राम क्या डाल दिए, चीनी, जबकि इस वाले में हमने डाली यहाँ पे 700 ग्राम चीनी। तो बताओ इसमें से जो गोल होगा वो आपके मोटा गोल किसका होगा, गाढ़ा गोल किसका होगा, इसके 700 ग्राम वाले चीनी में। तो इसकी सांद्रता क्या अधिक, क्योंकि इसमें चीनी क्या डाली, ज़्यादा। तो इसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा, कम, और इसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। इसमें ज़्यादा हो जाएगी पानी की मात्रा, ठीक है, इसमें पानी की मात्रा कम। तो इसमें पानी की मात्रा क्या ज़्यादा, क्यों, क्योंकि जो हमने इसमें चीनी डाली, शक्कर डाली, वो क्या कम है। तो यहाँ पर भी आपके खनिज पदार्थों की मात्रा कम, तो इसमें पानी क्या है, इसमें ज़्यादा, तो इसमें भी पानी क्या होगा, ज़्यादा। तो कम सांद्रता वाली मिट्टी का जल अवशोषण जड़ों द्वारा अधिक किया जाता है, ठीक है। या फिर इसका हम बोल सकते हैं यहाँ पे तनु मृदा, क्या बोल सकते हैं इसको, तनु मृदा, ठीक है। तो तनु मृदा के द्वारा जो जल अवशोषण होगा, उस जल अवशोषण क्या होगा, आपके ज़्यादा होगा, जल अवशोषण क्या होगा, ज़्यादा। तो ध्यान रखना यहाँ पे 4 पॉइंट आपके सामने, एक तो मृदा जल, प्राप्य मृदा जल, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में। फिर सेकंड नंबर हो जाएगा आपकी मृदा वातन, और फिर थर्ड नंबर हो जाएगा मृदा का तापमान बेटा, और फोर्थ नंबर हो जाएगा मृदा विलयन की सांद्रता। क्या हो जाएगा, मृदा विलयन की सांद्रता। तो ये आपके 4 कारक है जो आपके जल को अवशोषण को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रसारोहण के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं, रसारोहण, ठीक है। जल को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रसारोहण क्या होता है, ठीक है। देखो रसारोहण होता क्या एक्चुअली, जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक ये प्लांट पादप है। ये हमारी पादप की ऊपर वाली शीर्ष भाग की पत्ती है, ठीक है, और ये आपके पार्श्व भाग की पत्तियाँ। ये कौन से भाग की पत्तियाँ, आपके पार्श्व भाग की पत्तियाँ। अब देखो इस बात को आप समझना मेरी, मैं यहाँ पे इस रसारोहण के द्वारा क्या समझाना चाहता हूँ। अब जो तने वाला पार्ट है इस पादप में, तने वाला पार्ट है ना, तो जल होता है, वो जल क्या करता है, आपको पता है कि जल होता है वो पादप में जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषण का कार्य कौन कर रही है, जड़ कर रही है। और फिर हमने पढ़ा था 3 आपके इसमें पादप जल मार्ग होते हैं, कौन कौन से, एपोप्लास्ट होता है एक तो कौन सा होता है आपके, एपोप्लास्ट होता है। इसके अलावा एक होता है आपके सिम्प्लास्ट होता है, कौन सा होता है, एक आपके सिम्प्लास्ट होता है। और इसके अलावा जो थर्ड नंबर होता है वो होता है आपकी रसदानी। तो इन तीनों पथों के द्वारा वो जल आपके जाइलम में पहुंचता है, और जाइलम के द्वारा यह जल आपके पहले तने में जाएगा, फिर आप पत्ती में जाएगा, पत्ती की सिराओं में जाएगा, पत्ती के शीर्ष भाग में जाएगा, इधर वाली पत्ती में जाएगा, इधर वाली पत्ती के इस शीर्ष भाग में जाएगा, यहाँ तक इन सिराओं में पहुँचेगा, ठीक है। इस प्रकार जल होगा वो आपके ऊपर की दिशा में भी जाएगा, ऊपर वाली पत्ती में भी पहुँचेगा। मतलब जल होता है वो जड़ों से प्रवेश करता है और पादप के प्रत्येक ऊपरी भाग तक पहुँचता है। तो इस प्रकार का जो परिवहन होता है, इस प्रकार के परिवहन को यहाँ पे क्या कहा गया बेटा, रसारोहण कहा गया। क्या कहा गया, आपके रसारोहण कहा गया, ठीक है। तो अगर हम इस रसारोहण की यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होगा कि मृदा से, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, मृदा से जो जल होता है, इस जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित। किसके द्वारा अवशोषित, मूल रोमों द्वारा अवशोषित, मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर, मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधों के शीर्ष तक, पौधों के
शीर्ष तक व अन्य अंगों में तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। ठीक है, जो जल होता है वो आपके एक तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। देखो यहाँ पे बात हो रही कि पौधे के शीर्ष तक, मतलब पौधे का जो शीर्ष वाला भाग है यहाँ तक पहुंचेगा, और जो अन्य भाग है आपके, मान लो यहाँ पे कोई फूल भी निकला हुआ है छोटा सा, या फिर मान लो कोई अन्य कलिका भी निकली हुई, तो वहाँ तक भी जल का परिवहन होगा। तो इस प्रकार का जो परिवहन होता है वो जो जल होगा वो तनु विलयन के रूप में पहुंचता है। ठीक है, अब देखो जल ऊपर की दिशा में जा रहा है तो इसे कहते हैं ऊपरी दिशा। तो जल के इस ऊपर की दिशा की ओर जो गमन होता है, जल के इस ऊपरी दिशा स्थानांतरण या परिवहन को, ठीक है, स्थानांतरण या परिवहन को रसारोहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? रसारोहण कहा जाता है। आई बात समझ में यहाँ पे? रसारोहण क्या कहते हैं, है ना, कि रसारोहण मतलब रस प्लस आरोहण। आरोहण मतलब क्या होता है? आपके ऊपर की ओर चढ़ना। आरोहण मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ना। रस का मतलब यहाँ पे जल से लिया गया है। किससे लिया गया? आपके जल से लिया गया है। ठीक है, तो जल का ऊपर की ओर चढ़ना पादपों में वो क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। अब देखो जल है तो इस जल का परिवहन कौन करता है? आपको पता है, मैंने बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में, जैसे जल और जैसे जाइलम कौन करती है? जाइलम करती है। ठीक है, जाइलम के द्वारा क्या होता है? यहाँ पे जो जाइलम में आपकी वाहिकाएं क्या क्या पाई जाती है? एक तो वाहिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जाइलम में क्या पाई जाती है? आपकी वाहिनिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वाहिनिकाएं पाई जाती है। तो वाहिकाओं के द्वारा और वाहिनिकाओं के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण किया जाता है। अब देखो क्या इसमें फिक्स है कि जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है? तो इसको एक प्रयोग के द्वारा समझा गया, कन्फर्म हो गया फिर तो क्या कि आपके जो जल का अवशोषण है, जो जल का परिवहन होता है वो पादपों में वो कौन करता है? आपके जाइलम करता है। तो इस प्रयोग को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला प्रयोग नंबर हमारा फर्स्ट, कि किस प्रकार साबित किया गया कि जो जल का अवशोषण है वो सिर्फ और जाइलम ही करता है, कोई दूसरा कारक है ही नहीं इसमें, कि जाइलम की कोशिकाएं आपके जल का परिवहन करती है। क्या पता आपके फ्लोएम वाली कोशिका भी तो जल का परिवहन करती होगी। इसके लिए एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग से साबित हुआ कि जाइलम है वो जाइलम ही सिर्फ पादप में ऐसा है जो जल का परिवहन करता है, बाकी वाले जल का परिवहन नहीं करते। तो इसमें जो पादप का प्रयोग किया गया था, ठीक है, उस पादप का नाम ध्यान में रखना। पादप था आपके बालसम। इस बालसम की पत्ती का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? बालसम की पत्ती। ये मान लो बालसम की हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक पत्ती। इस बालसम की पत्ती का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखो इस प्रयोग में क्या किया गया था आपके, कि पादप की जो मूल थी, बालसम की जो पादप है, ये मान लो पादप की जो जड़ थी यहाँ पे, ठीक है, इस जड़ का जो सिरा कटा हुआ था, ये मान लो सिरा काट दिया। इस कटे हुए सिरे को हमने किस में डाल दिया? यहाँ पे सेफ्रेनिन में डाल दिया। किस में डाल दिया था? यहाँ पे सिफ्रेनिन, या फिर हम यहाँ पे सेफ्रेनिन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आपके सेफ्रेनिन लिख सकते हैं, सेफ्रेनिन लिख सकते हैं। चलो ये सेफ्रेनिन लिख दिया। ये सेफ्रेनिन, अब देखो होता है क्या, पहले बात तो आपको ये पता रहनी चाहिए कि सेफ्रेनिन एक आपके लाल रंग का अभिरंजक है। कैसा है? यहाँ पे लाल रंग का अभिरंजक। आई बात समझे? सेफ्रेनिन ये आपके प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है। यहाँ पे एक ये आपके लाल रंग का अभिरंजक है, और ये क्या करता है आपके सेफ्रेनिन? तो इस सेफ्रेनिन में ध्यान में रखना, ये सिर्फ आपके जाइलम को ही क्या करता है? अभिरंजित करता है। किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ जाइलम को ही अभिरंजित करता है, बाकी वालों को ये अभिरंजित नहीं करता। अब जो हमने जड़ ली है, तो जड़ को क्या करते हैं? इस जड़ को सेफ्रेनिन के घोल में रखा जाता है। 1-2 घंटे तक क्या करेंगे हम? सेफ्रेनिन इस जो पादप की जड़ है इसको सेफ्रेनिन के घोल में रखेंगे। ठीक है, देखो जैसे घोल में रखा जाता है तो इसमें जो सेफ्रेनिन है ये कैसा कलर का? आपकी लाल कलर का। तो जो जड़ है, ये मान लो ये जड़, ये पूरी की पूरी जड़ है, तो जड़ के अंदर जो भी कोशिका होती है उन कोशिकाओं का कलर कैसा हो जाता है? जब सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जाता है तो इन कोशिकाओं का कलर आपके रेड कलर हो जाता है। ये लो मैं कोशिकाओं का कलर यहाँ पे लाल कर देता हूँ। ठीक है, रेड कलर, क्योंकि हमने सेफ्रेनिन के घोल में रखा था और सेफ्रेनिन के घोल के कारण ये कोशिकाओं का कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर। अब इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है तो सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा गया कि ये कौन सी कोशिका जो हमें लाल कलर की दिखाई देती है,
तो ये कोशिका थी आपके जाइलम की कोशिकाएं थी बेटा। यहाँ पे कौन सी कोशिका थी? जाइलम की कोशिकाएं। इसका मतलब है कि जो जल का परिवहन है वो जल का परिवहन कौन करती है? सिर्फ और सिर्फ जाइलम की करता है। क्यों? जब सेफ्रेनिन के घोल में रखा था तो ये कोशिकाएं क्या हो गई थी? रेड कलर। क्यों? क्योंकि ये सेफ्रेनिन को ऊपर की ओर भेज रही थी। ऊपर जो भी भाग थे इसके पादप में, यहाँ पे ये मान लो आपकी जड़ है, तो इन जड़ों में आपकी सेफ्रेनिन गया, यहाँ पे ये धीरे धीरे आपके तने में भी जाएगा। तो इनकी कोशिकाओं में आपकी सेफ्रेनिन पाया गया। और सेफ्रेनिन कैसा था? लाल कलर का। इसीलिए जो जड़ें थी वो हमें कैसी दिखाई दे रही थी? यहाँ पे देखो लाल कलर की दिखाई दे रही थी। कैसी दिखाई दे रही थी बेटा? लाल कलर की। और इससे साबित हो गया कि जो जल का परिवहन है वो जल का परिवहन कौन करता है? और सिर्फ जाइलम ऊतकों के द्वारा ही जल का परिवहन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम ऊतक के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो रसारोहण, और रसारोहण में आपके जो जल होता है वो ऊपर की ओर जाता है। इसको साबित करने के लिए जो जाइलम आता है वो जाइलम ही क्या करता है? जल का परिवहन। और इसको प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध भी कर दिया गया है कि हाँ सच में है कि जल सिर्फ और सिर्फ जल जो जाइलम है यही एक ऐसा महान शासक है जो आपके जल का परिवहन करता है। बाकी वाले क्या है? कामचोर इसमें, ठीक है। बाकी वाले जल इस जाइलम की सहायता नहीं करते। ये अकेला कार्य कौन करता है? आपके जाइलम करता है। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे रसारोहण की क्रियाविधि बेटा, ठीक है। ये तो हो गया रसारोहण। अब है नेक्स्ट आपके रसारोहण की क्रियाविधि। तो ये रसारोहण की जो क्रियाविधि है ना बेटा, ये हम करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज से आपकी जो क्लास है ना वो डेली लगेगी आपकी क्लास, और डेली आपको वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है ना, वो लिंक बेटा आपके डिस्क्रिप्शन में देगी यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहाँ से इस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल पे बेटा यहाँ पे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की भी क्लास लगती है, और इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अलावा आपको 10th साइंस की भी क्लास मिलेगी यहाँ पे। किसकी मिलेगी? 10th साइंस की भी क्लास। तो इतनी सारी क्लासेज आपको इसी एक चैनल पे मिलने वाली है डेली के डेली। थैंक यू बच्चों।